चाइना एक ऐसा मुल्क जिसने आज से 40 साल पहले जो पॉवर्टी रेट था वो 90% से ज्यादा था, तो वो कैसे अगले 30 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। 1978 में जहां चाइना की जो ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन थी वो सिर्फ 2% थी, वो अब 19% है। चाइना में इस वक्त जो पॉवर्टी रेट है वो 1% से भी कम है। तो क्या था राज चाइना की सक्सेस का, ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहां चाइना जो है उसने अपने जो एलाइज थे उनका साथ दिया। वर्ल्ड वॉर जो 2 थी में 1945 में जापान के सरेंडर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ। लेकिन चाइना में वार के बाद भी चाइना कम्युनिस्ट जो पार्टी थी और चाइनीज नेशनलिस्ट जो पार्टी के दरमियान सिविल वार स्टार्ट हो गई। वैसे ये जो सिविल वार थी ये 1927 में शुरू हो गई थी, लेकिन जापान ने चाइना पर हमले की वजह से लड़ाई जो थी उनकी रुक गई। ये जो लड़ाई थी, ये जो वॉर थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ने मतलब जीत ली थी और नेशनलिस्ट जो पार्टी थी वो भागकर ताइवान चली गई। लेकिन 1 अक्टूबर 1945 को जहां मतलब जन्म हुआ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जो आज रूल करती है। चाइना में जो रूल शुरू हुआ वो था माओ ज़ेडोंग का। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो 1958 में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू की। इस कैंपेन का मकसद चाइना में इकोनॉमिक और सोशल रेवोल्यूशन लाना था। इसके तहत जो जमीनें थी, जो लैंड थी एग्रीकल्चर, वो जिम्मेदारों से यानी किसानों से लेकर फार्मर से लेकर मतलब वो दरअसल ये जो जमीनें थी ये चाइनीज गवर्नमेंट की थी, वो उनको दे दी गई। ठीक है, लेकिन जो किसान थे उन्होंने इस जमीन से जो भी पैदा करना था वो गवर्नमेंट अपने पास रखती थी और जो फार्मर था उसको एक सर्टन अमाउंट जो है ना दी जाती थी उसके अगेंस्ट जो भी वो प्रोड्यूस करता था उस लैंड के अंदर। इसके अलावा गांव में स्टील की जो फर्नेस शुरू की गई, इससे फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। सबसे पहले इन फर्नेस से पैदा होने वाला स्टील अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जिससे मतलब रिसोर्सेज के का जाया हुआ, वो वेस्ट हो गए सारे। और जमीनें जो थी वो जो फार्मर्स के पास थी कि मतलब वो जो किसान जो उगाते थे वो पार्टी की मलकियत होने की वजह से जो फार्मर्स थे उनका उनमें जो है ना मेहनत करने की मोटिवेशन खत्म हो गई। तो इस कैंपेन के तहत चाइना में तमाम जो स्पैरोज चिड़ियां हैं को मारने की मतलब हुक्म दिया गया कि इनको मार दिया जाए, जितनी भी यहाँ पे स्पैरोज हैं, चिड़ियां हैं। इसके रीजन माओ ने ये दिया कि जो स्पैरोज हैं वो अनाज को खा जाती हैं, इससे जो है कीड़े मकोड़ों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि जो चिड़ियां होती हैं वो कीड़े मकोड़ों को खा जाती थी। तो हुआ ये कि फ्यूचर में इस वजह से चाइना को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना में जो कहत साल हो गया, मतलब कहत पड़ गया, तो माओ की एक और ऐसा फैसला जिसने चाइना को काफी नुकसान पहुंचाया वो था माओ की एक और कैंपेन जिसे मशहूर जाना जाता है ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कैंपेन चाइना में सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए स्टार्ट की गई मतलब होगी। लेकिन इसका दरअसल मकसद था माओ जो था उसके जो खिलाफ उठने वाली जितनी भी आवाजें थीं उन सबको खामोश करना। इसके तहत माओ ने जो उन एक रेड आर्मी स्टार्ट की, एक आर्मी बनाई उसने जिसका नाम उसने रखा रेड आर्मी। बेसिकली ये दरअसल स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद माओ के खिलाफ बोलने वालों को खामोश करना था। इस रेड आर्मी ने जितनी भी जनरल पब्लिक थी, आम लोग थे, चाहे वो पोइट्स थे, राइटर्स थे, किसी को ना छोड़ा। जिसने भी माओ के खिलाफ बात करने की जो है ना कोशिश की उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया और इन लोगों के खिलाफ वायलेंस भी देखने को मिला। तो यहाँ पे जो रेड आर्मी थी उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जो उसके लोग थे उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे डेंग ज़ियोपिंग को भी निशाना बनाया, हालांकि ये पार्टी के की पोजीशन पर थे। इस तमाम अरसे में जो माओ के रूल के दरमियान बताया जाता है कि तकरीबन 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, वो अपनी मतलब लॉस कर गए इनकी जानों का। लेकिन 1976 में माओ ज़ेडोंग जो है ना अपनी तबीयत खराब होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत कर गए, चले गए। उसके बाद चाइना में रूल शुरू हुआ डेंग ज़ियोपिंग का।
अब ये कौन है? डेंग जोपिंग। डेंग जोपिंग जो है को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। इनके रूल के दरमियान चाइना आज का मॉडर्न सक्सेसफुल चाइना बना। तो जो डेंग जोपिंग जो पार्टी थी, उन लोगों में से मतलब जिन्होंने माओ के खिलाफ आवाज उठाई, उसी की वजह से जो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान इन्होंने अपनी तमाम जितनी भी पोजीशंस थी से रिजाइन करना पड़ा उनको। ये तो ऑब्वियस था कि उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो माओ की आइडियोलॉजी के अपोजिट थी, बिल्कुल दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में थे। लेकिन डेंग की मैन मतलब ना था कि गवर्नमेंट के मतलब उनका ये बिलीव था कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है पर हद से ज्यादा जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। वो इकोनॉमी को आजाद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बनाना शुरू की, जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का नाम दिया गया। अब इसमें कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स थे जिनकी हम अलग मतलब वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक लंबा टॉपिक है। लेकिन हम इस वीडियो में इस जो कंटिन्यू करते हैं अपने पुराने टॉपिक को कि इस आइडियोलॉजी को सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया। पहला था एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाना। अब डेंग ने हाउस होल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब ये क्या था? पहले ये था कि तमाम जमीनें जो वहां की गवर्नमेंट थी की मतलब मलकियत होती थी, लेकिन डेंग ने ये किया कि जमीनें जो थी उनको थी तो वो अभी भी गवर्नमेंट की मलकियत में उसने रखा, लेकिन उसका उन्होंने ऐसा किया कि जो फार्मर्स थे उनको लॉन्ग टर्म पर लीज पर दे दिया गया कि भाई आप इसको लीज पे लेके आप जो करना चाहें करें। अब किसानों को मुकम्मल एक फ्रीडम दी गई, एक आजादी दी गई कि वो जो चाहें प्रोड्यूस करें, जितनी मतलब जहां मर्जी बेचें, जितना बेचें। इससे जो फार्मर्स थे उन किसानों में मोटिवेशन पैदा हुई। और ऐसा सेम ये पॉलिसी फैक्ट्रीज के लिए भी किया गया। फैक्ट्रीज के लिए जो फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले ये होता था कि जो फैक्ट्रीज की मतलब जितनी भी मैनेजिंग पोस्ट होती थी, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन की और मैनेजमेंट की, वो कम्युनिस्ट जो पार्टी के मेंबर को दी जाती थी। तो डेंग ने ये पोस्ट फैक्ट्री वर्कर्स और मैनेजर्स को दी। उनको ये फ्रीडम दी गई कि अब ये उनकी मर्जी होगी कि वो जो चाहें फैक्ट्री में प्रोड्यूस करें। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मतलब जिसे चाहें वो सेल करें, जो प्रोड्यूस करें। इससे फायदा ये हुआ कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उनमें एक सेंस ऑफ ऑनरशिप पैदा हुई, जिससे प्रोडक्शन में इजाफा हुआ और बहुत हद तक इजाफा देखा गया। तो जो माओ का जो आइडिया था सेंट्रलाइजेशन मतलब था कि तमाम इख्तियारात सिर्फ एक शख्स के पास ना हो, तो वहां डेंग ने इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे ये हुआ कि 1978 से 1984 के दरमियान जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में मतलब ऑन एवरेज बताया जाता है कि 7.4% का एक इजाफा देखा गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो डेंग ने लिया, वो था एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना। 1986 में कंपलसरी एजुकेशन का रूल लिया गया फॉर 9 years फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ चाइना। इन्होंने न सिर्फ ये लॉज अप्रूव किए बल्कि एजुकेशन बजट में भी इजाफा किया। बताया जाता है कि 1980 में जहां टोटल जीडीपी का 2% एजुकेशन पर स्पेंड किया जाता था, वो 2010 में बढ़ते बढ़ते 4.10 तक जा पहुंचा। क्या आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ ये 1.7% है टोटल जीडीपी का एजुकेशन पर जो स्पेंड करता है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो टेक्निकल और वोकेशनल जो एजुकेशन पर खासी तवज्जो दी गई। लोगों को वही स्किल्स सिखाई गई जिसकी मार्केट में डिमांड थी। तो इससे जो चाइना की लिटरेसी है में भी बेपनाह इजाफा देखने को मिला। तो 1982 में जहां चाइना की जो लिटरेसी रेट है वो 65% था, अब 99.83% है। और आपको पता है पाकिस्तान में ये लिटरेसी रेट सिर्फ 59% है। एक और स्ट्रेटजी जो डेंग ने शुरू की वो थी टाउनशिप और विलेज जो एंटरप्राइज हैं वो शुरू करना मतलब शुरू की, जिससे TBES भी कहा जाता है। दरअसल
टीवीईएस वो बिजनेसेस होते हैं जो किसी विलेज या टाउन की ओनरशिप में हो। अब ये जो आपकी बहुत मशहूर कंपनी है हवाई भी, ये एक टीवीईएस के तौर पर शुरू हुई थी और आज एक ग्लोबल लीडर है। इन टीवीएस ने अर्ली 1990 तक तकरीबन 100 मिलियन लोगों को जॉब्स दी और इसी दौरान चाइना की टोटल जीडीपी में टीवीईएस की कंट्रीब्यूशन 20% थी। अब देखते हैं कि बड़े शहरों और विलेजेस में रहने वालों की जो आमदनी में काफी फर्क होता है, तो टीवीएस ने इस फर्क को खत्म कर दिया। अब 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो टैक्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके जो है ना प्रोसेस को इजी बनाया गया और रेगुलेशन को कम किया गया, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो अट्रैक्ट हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई चाइना में। अब आपको यहां पे ये बात समझनी होगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो चाइना में मतलब लो लेबर कॉस्ट की वजह से नहीं, बल्कि जो उनकी लो स्किल्ड लेबर कॉस्ट की वजह से आई है। अब यहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो थी ऑफ चाइना ने पहले से एक स्टेज सेट करके रखा था। अब यहां पे जो टेक्निकल जो एजुकेशन और टीवीईएस की वजह से वहां पे जो स्किल्ड लेबर थी वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। ठीक है, इससे स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन थे उनकी मतलब जो सक्सेस का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जो चाइना था, उस चाइना के जो पहला इकोनॉमिक जोन जो शेनज़ेन में स्टार्ट किया गया था, उस वक्त जो ये शहर था शेनज़ेन की जीडीपी सिर्फ $0.3 बिलियन थी और 2020 में शेनज़ेन का जीडीपी $429 बिलियन थी। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी फोकस किया। अब चाइना में जो रेलवे लाइन है वो बिछाई गई। अच्छा, शहरों में जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको बेहतर से बेहतर किया गया, आज भी हो रही है, उसे बहुत इंप्रूव किया गया। आज भी उनकी जो ड्रिलिंग मशीन है जो मेट्रो को ड्रिल करती है वो लगातार चल रही है, एक जगह खत्म होती है दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है। तो डेंग अपनी इस अप्रोच को क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर डिसीजन प्रैक्टिकल बेस पर लिया जाए। वो कैसे? जो डेंग ज़िपिंग हैं से हम मतलब सीखते हैं कि रिफॉर्म्स जो हैं वो लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो बड़ी सोच समझकर आहिस्ता आहिस्ता होता है। एकदम से तब्दीली नहीं मतलब आ सकती। हर स्टेप को आप टेस्ट करें, चाहे आप और मतलब टेस्ट करने के बाद आप उन पॉलिसी को जो भी आप बना रहे हैं उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। आज चाइना एक ग्लोबल पावर है। जब भी हम चाइना की सक्सेस देखते हैं तो हमें ये एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जो चाइना है वो सडनली ऐसे नहीं, एकदम से नहीं सक्सेसफुल हुआ। दरअसल इसके पीछे एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसकी वजह से आज जो चाइना हम देखते हैं वो सक्सेस हो सका है। तो ये थी स्टोरी चाइना की सक्सेस की। आज की वीडियो के लिए इतना ही। निकलता हूं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।